वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे अपने मॉर्निंग सेक्शन में मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के इस सेक्शन को। पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लासेस में हम अराइवल ऑफ यूरोपियंस नाम से जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। विनीत तिवारी इज हियर। गुड आफ्टरनून विनीत तिवारी। So, before starting today's class, I would like to discuss some things or revise previous classes issues which we have covered. तो इसमें हमने देखा था अराइवल ऑफ यूरोपियंस और उस बीच हमने ये देखा था कि पोर्चुगीज, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच और डैनिश के बीच कैसे ब्रिटिशर्स ने सरवाइव किया और पॉलिटिकल पावर गेन की इंडिया में, बाकी सारी यूरोपियंस पावर को पीछे धकेलते हुए। अब चूंकि ब्रिटिशर्स एक्वायर कर चुके हैं सुप्रीमेसी ओवर अदर यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, तो अब इनका जो अगला काम रहेगा वो ये होगा कि भारत में धीरे धीरे कब्जा करना। भारत में कब्जा करने का उद्देश्य इनका है अपने ट्रेड को फैसिलिटेट कर पाना, यानी कि वो आसानी से बिना किसी टैक्सेशन के ट्रेड कर सकें, न सिर्फ ट्रेड कर सकें बल्कि इंडियन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को फ्लरिश करें, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं और फिर जो तैयार गुड्स हैं उनको भारत जैसे देशों में ही डंप करके वहाँ की मार्केट से प्रॉफिट कमाएं। तो एक हिसाब से आप इसे कह सकते हैं लूट ऑफ इंडिया। इस लूट को करने के लिए और इतने सारी चीज़ें आसानी से करने के लिए ब्रिटिशर्स भारत के इलाकों पर अधिकार करेंगे, कब्जा करने की कोशिश करेंगे और इस क्रम में वो धीरे धीरे भारत के कुछ इलाकों को अपने कब्जे में लेना शुरू करेंगे, उनकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना शुरू होंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि बंगाल, मैसूर या मराठा, पंजाब जैसे रीजन जो भी हैं, इनको एक्वायर करने के पीछे ब्रिटिशर्स का मोटिव क्या था? उनका मोटिव था प्रॉफिट गेन करना, पैसा कमाना, भारत से लूट कर भारत के कच्चे माल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रिटिश इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना और फिर ब्रिटिश इंडस्ट्री में उसी कच्चे माल से जब तैयार माल बाहर निकलेगा, मैन्युफैक्चर्ड गुड बाहर निकलेगा, तो उसे भारत में ही आकर बेचना। तो एक हिसाब से वो रॉ मटेरियल जो लेते थे उसकी कॉस्ट बचती है और जो इनका मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है जिसकी कॉस्ट बहुत कुछ इन्होंने बचा दी है, जस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसके पैसे वसूले जाएंगे भारतीयों से ही। और इस तरह से ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फ्लरिश करेगा, भारत की इकोनॉमी को नीचे गिराकर, और जो भारत की सारी वेल्थ है वो एक तरह से उठकर चली जाएगी ब्रिटेन में। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे सामने सबसे पहले लाया था द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू ने। उन्होंने एक बुक लिखी थी विच इज पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम से एक बुक लिखी है हमारे फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं, बहुत स्कॉलरली पर्सन, इनका नाम था दादा भाई नेहरू जी। इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, वो है दी ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स को आईना दिखाने का काम इन्होंने किया था, लेकिन ये काम बहुत सालों बाद होगा। एक अच्छा खासा सिस्टम ब्रिटिशर्स इंडिया में तैयार कर लेंगे भारत को लूटने का, और उस सिस्टम से फ्लरिश करेगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो लगभग 100 साल से ज़्यादा समय तक ये जब चीज़ें होती हैं, जब भारत में मॉडर्नाइजेशन किसी तरीके से शुरू होता है बिकॉज ऑफ ब्रिटिश एस्पिरेशंस टू गेन प्रॉफिट, और बहुत सारे कई और वजहें थी जिसकी वजह से भारत में मॉडर्नाइजेशन होता है, और फिर भारत में एक व्यक्ति इनकी इस पूरी रणनीति को उजागर करता है जिसके तहत ब्रिटिशर्स भारत को लूट रहे थे, और एक
कॉन्सेप्ट देता है अपनी उस बुक में, जिस कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। सॉरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन का बहिर्गमन। इसको हम, जो भी पैसा है, धन, यहाँ पर पूंजी या पैसे से रिलेटेड बातें हैं, रुपये से रिलेटेड बातें, धन का भारत से बाहर जाना। जस्ट लाइक अ स्ट्रीम ऑफ रिवर, द ड्रेन ऑफ वेल्थ क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड किसी भी तरह का कोई बाधा रहित ये फ्लो चल रहा था। तो ये सब बातें मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूँ जो ड्रेन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड है, बिकॉज हम इस बात को ठीक से समझें कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जो है इंडिया का, यानी कि भारत पर कब्जा करना ब्रिटेन का के द्वारा, उसके पीछे का मोटिव क्या है। तो एक मोटिव यही है और इसी के आधार पर हमें सारी बातें समझनी होंगी। इन सब चीज़ों को के अबाध रूप से या बिना किसी रोक टोक के चलने के लिए भारत की पॉलिटिक्स में ब्रिटिशर्स का कब्जा होना ज़रूरी था, और उसके लिए भारत की पॉलिटिक्स में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, और उसके बाद अलग अलग जगहों को किस तरीके से अपने अंडर लिया जाता है थ्रू डायरेक्ट रूल, या वहाँ के जो रूलर्स हैं उनको कठपुतली बनाने के बाद। तो ये पूरी कहानी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर 2 में, दैट इज ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। और जब भी आप इसकी जो भी चीज़ें पढ़ें तो इस बात को ध्यान में रखें कि व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड दिस, इन मोटिव्स पर भारत में ब्रिटिशर्स एक्विजिशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 2। उससे पहले पिछली क्लासेस में हम इन सभी यूरोपियन पावर्स के भारत में अराइवल और उससे पैदा होने वाली कंडीशंस को डिस्कस कर चुके हैं, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि वाई ब्रिटिशर्स गेन सुप्रीमेसी अमंग अदर यूरोपियन पावर्स, और उसके कुछ रीजंस हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब हम शुरू करते हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, और सबसे पहले हम देखते हैं क्या वजह थी। देखिए, एक वजह तो हमने, एक वजहों की जो श्रृंखला है वो हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी कि बाकी सारी यूरोपियन देशों की अपेक्षा ब्रिटिशर्स ही क्यों छाए भारत में एक बड़ी पावर के रूप में, यूरोपियन अदर पावर क्यों नहीं कुछ कर पाई ब्रिटिशर्स के सामने। तो वो एक तरीका था कि बाहर से आने वाली पावर्स के बीच हमने कंपैरिजन किया। आज हम उस चीज को देखेंगे थोड़ा विस्तार से कि भारत में भी तो रूलर्स थे, भारत में भी तो अपनी अपनी टेरिटरी डिफाइन करते हुए कुछ किंगडम्स चलते थे। वो सब क्यों नहीं टिक पाए ब्रिटिशर्स के सामने, उसके क्या कारण थे। तो उन्हीं कारणों में सबसे पहली जो वजह है वो है, और ये एकमात्र ऐसी वजह है जो बाकी सारी वजहों को पैदा करती है। अगर ये एक वजह समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। दैट इज डिक्लाइन ऑफ मुगल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। बिफोर ब्रिटिश बिकमिंग अ सुप्रीम पावर इन इंडिया, इंडिया वॉज अंडर द मुगल एम्पायर, जो कि बाबर से शुरू होता है। इसमें हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इस तरह के लोग, इस तरह के रूलर्स, मुगल एम्परर्स आते हैं, और एक लंबे समय तक भारत में मुगल सत्ता बने रहती है जो भारत में किसी और बड़ी पावर को आने से रोकती है। लेकिन 18th सेंचुरी के आसपास, यानी कि 1707 जब औरंगजेब की हो जाती है डेथ, उसके बाद जो लेटर मुगल्स होते हैं लाइक बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखशियर, और ये जो सारे नाम आपको विद द ईयर, ये लेटर मुगल्स हैं। ओके, दे रूल ओवर इंडिया, बट धीरे 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 मुगल एम्पायर का वो वर्चस्व नहीं रहा, वो कंट्रोल नहीं रहा, और ये जो रूलर आए लेटर मुगल्स में, ये उतने काबिल नहीं थे जितने कि औरंगजेब के समय तक के रूलर हुआ करते थे। 1707 से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू होना और यूरोपियन कंपनीज का इंडिया में आना, इट्स अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। इसने भारत के इतिहास को वो रुख दिया जो आज हम पढ़ रहे हैं। अगर ये दोनों घटनाएं एक साथ नहीं हुई होती तो शायद कुछ और इतिहास हमारे सामने होता। सो द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स associated with the arrival of Europeans created a situation in India in which Britishers
flourished and the Indian economy pays the damages of that flourishment. Okay, so these are some rulers after Aurangzeb. Their year of rule is mentioned here. You can check them out. इसमें कुछ खास हैं जैसे फर्रुख शेयर आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स को 3 रॉयल फरमान्स देता है. ओके, तो इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है. और आने वाले टाइम में आपको मिलेंगे, एक है अपने रूलर सॉरी मोहम्मद शाह से रिलेटेड कुछ बातें जानने को मिलेंगी. और दिस वन यहाँ तक आते आते ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से मुगल जो पावर है इसको अपने अंडर ले चुके होंगे. और शाह आलम सेकंड के बाद जो भी नए रूलर आएंगे दीज आर पपेट्स. बहादुर शाह सेकंड देखिए, इनका टाइम पीरियड 1857 तक जाता है. तो यहाँ पर आकर मुगल एम्पायर ख़त्म होता है. बहादुर शाह जफर को 1857 रिवोल्ट में लीड करने के जुर्म में रंगून भेज दिया जाता है. So these are the later Mughals and the decline of Mughal, which is the reason of British conquest in India. मुगल जो लेटर पीरियड के थे वो क्यों वीक रूलर्स थे, तो उसके कारण थे बहुत सारे. फर्स्ट तो थे कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस थे उनके सामने. 1738 और 39 तक आते आते भारत पर नादिर शाह जैसे आक्रमणकारियों का हमले शुरू हो चुके थे. They conquered Lahore and defeated Mughal army at Karnal on February 13, 1739. नादिर शाह ईरानी आक्रमणकारी, the Persian emperor. Persia is Iran. Today's Iran is known as Persia, और पुराने ज़माने में उसे फारस भी कहा जाता था. फारस का ही बदला हुआ रूप है पर्शिया, या पर्शिया का बदला रूप है फारस. तो नादिर शाह के आक्रमणों ने बार बार होने वाले मुगल आर्मी को इन्होंने डिफीट किया. और लेटर मोहम्मद शाह इज हियर 1719 to 1748 was captured and Delhi was looted and devastated. तो नादिर शाह के आक्रमण में एक खास चीज़ और हुई कि मुगलों को काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ह्यूमिलिएशन, उसका सामना करना पड़ा. मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में जब नादिर शाह आक्रमण करता है तो वो न सिर्फ मोहम्मद शाह को कैप्चर करके उसके सामने दिल्ली को लूटता है और तबाह करता है, बल्कि बार बार इस तरह की घटनाएं करने या इस तरह से आक्रमण करने को लेकर और ज़्यादा सशक्त होकर आता है. तो आप देख रहे हैं कि मुगल सामना नहीं कर पा रहे हैं जो बाहर से आक्रमण हो रहे हैं उनका, और धीरे धीरे जब लूटा जा रहा है दिल्ली को तो मुगलों का डिक्लाइन होना लाजमी है. तो द वीक रूलर्स विच हु कैन नॉट डिफेंड द टेरिटरी of their empire is created a void in Indian political structure, और जिसको भरा ब्रिटिशर्स ने with the conquest of India. जो एक्सटर्नल चैलेंजेस थे, यानी कि नादिर शाह जैसे लोग थे, वो सिर्फ भारत को लूटते थे और उसके बाद वापस चले जाते थे. तो वो एक तरह से एक पॉलिटिकल पावर यहाँ इस्टेब्लिश करके नहीं जाते थे. इस पॉलिटिकल पावर को इस्टेब्लिश करेंगे बाद में ब्रिटिशर्स, और वो सामना करेंगे इस तरह की बाहरी ताकतों का और उन्हें रोकेंगे भारत में आने से. और एक लिहाज से आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स फिर पूरा अपना अधिकार करेंगे और बाहरी ताकतें आने से बचेंगी भारत में. जो नादिर शाह के आक्रमण है उसके बारे में हम थोड़ी कुछ और बातें देख लें. तो अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, अपार्ट फ्रॉम पीकक थ्रोन एंड कोहिनूर डायमंड, 70 करोड़ रुपीज वर कलेक्टेड फ्रॉम द ऑफिशियल ट्रेजरी एंड सेव्स ऑफ रिच नोबल्स. तो जब मोहम्मद शाह को बंदी बनाकर नादिर शाह ने आक्रमण किया था, तब मयूर सिंहासन एक हुमायूं का था जो उस समय तक मुगल दरबार में हुआ करता था. ये उठाकर ले गया है नादिर शाह अपने साथ. इट्स अ ब्यूटीफुल थ्रोन. तो नादिर शाह को पसंद आया, उन्होंने लूटा और ले गए हैं अपने साथ कोहिनूर. काफ़ी न्यूज़ में रहा था रिसेंटली. और फिर ये कैसे यहाँ से ब्रिटिशर्स के पास पहुँचेगा, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो भारत को लूट रहे हैं बाद में इन्हें ब्रिटिशर्स लूटेंगे. तो मयूर सिंहासन, कोहिनूर और लगभग 70 करोड़ रुपयों की लूट हुई थी एट द टाइम ऑफ मोहम्मद शाह रीन बाय नादिर शाह. दिल्ली को पूरी तरह से लूटा गया था. जो वहाँ रईस लोग या रिच नोबल्स या दरबारी होते थे उनको भी लूटा गया और सरकारी खजाने को भी लूटा गया. ये हालत थी उस समय दिल्ली की. लेटर मुगल्स इस तरह से भारत में बने हुए थे. Nadir Shah gained the strategically important Mughal territory to the west of the Indus, including Kabul. मुगल साम्राज्य की जो पश्चिमी सीमा थी, यानी कि अफगानिस्तान के आसपास का इलाका, सिंधु नदी से पश्चिम का इलाका,
वो नादिर शाह ने अपने कब्जे में ले लिया था। इसमें काबुल जो कि अफगानिस्तान का इलाका है ये भी नादिर शाह के अंडर था। तो नादिर शाह के पास ईरान है, अफगानिस्तान है और आज का पाकिस्तान का रीजन है जो कि इंडस रिवर के वेस्ट में पड़ता है। आफ्टर नादिर शाह अगला एक और आक्रमणकारी आता है, रूलर आता है, विच इज अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह दुर्रानी, who was elected the successor of Nadir Shah after the latest death in 1747, invaded India several times between 1748 to 1767. 1748 to 1767 we have Ahmad Shah, Alamgir II, Shah Jahan III and Shah Alam II. इतने सारे रूलर आए मुगल एम्पायर के और हर रूलर के टाइम पीरियड में अहमद शाह अब्दाली भारत को लूटने के लिए आता रहा और लूटता रहा। He continuously harassed the Mughals who tried to buy peace in 1751-52 by ceding पंजाब to him. मुगलों ने एक कोशिश की थी कि जो पंजाब का रीजन है वो हवाले कर दिया जाए अब्दाली के और इसके बदले में उससे श्योरिटी ले ली जाए कि अब वो आगे अटैक या आक्रमण नहीं करेगा। पंजाब भी मुगलों ने ऑफर कर दिया था अब्दाली को। तो जो पर्शियन टेरिटरी है या जो पर्शियन रूलर्स की टेरिटरी है वो न सिर्फ काबुल तक रही बल्कि वो प्रेजेंट डे पंजाब के रीजन तक भी पहुंच चुकी थी। तो एक हिसाब से वो भारत की सीमा में एंटर कर चुके थे बाय एक्वायरिंग दोज टेरिटरीज। इन 1757 अब्दाली कैप्चर्ड दिल्ली एंड लेफ्ट बिहाइंड एन अफगान केयरटेकर टू वॉच ओवर मुगल एम्परर। 1757 आते आते ऐसी स्थिति हो गई थी कि अब्दाली ने न सिर्फ दिल्ली को लूटा बल्कि वहाँ अपना एक व्यक्ति भी नियुक्त कर गया जो मुगल एम्परर पे नजर रखेगा। तो मुगल सत्ता एक हिसाब से अब नाम मात्र की रह गई थी, उसका अपना एक कोई पावर उसमें नहीं थी। बिफोर हिज रिटर्न अब्दाली हैड रिकॉग्नाइज्ड आलमगीर II एज द मुगल एम्परर, और ये हालत हो गई थी कि अब्दाली ने रिकॉग्नाइज किया जब आलमगीर II को एज मुगल एम्परर तब वो मुगल एम्परर बन पाया। इसके साथ ही वो रोहिल्ला चीफ, एक रोहिल्ला जनजाति के जो चीफ थे नजीब उद्दौला को अपॉइंट करके जाता है एज अ मीर बख्शी, यानी कि जो किंग का सलाहकार होगा, मीर बख्शी ऑफ द एम्पायर हु वाज टू एक्ट एज पर्सनल सुप्रीम एजेंट ऑफ अब्दाली। तो ये राजा का सलाहकार होते हुए क्या करेगा, अब्दाली को पूरी खबर बताएगा कि इंडिया में कैसे राज चला रहे हैं मुगल्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मुगल डिक्लाइन की क्या वजह थी। एक तो औरंगजेब के समय तक के जैसे शासकों का अभाव, जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मिलिट्रीली इक्विप्ड आर्मी रखते थे और डिफेंड करना जानते थे अपनी टेरिटरीज को, वैसे शासक अब नहीं हुए। दूसरा, बहुत ज़्यादा बार ईरान से आक्रमण होते रहे भारत पे, और पहले नादिर शाह और फिर अहमद शाह अब्दाली के रूप में मुगलों को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया, बहुत ज़्यादा लूटा गया। इसके बाद हम देखते हैं इन 1758 नजीबुद्दौला वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम दिल्ली। 1758 आते आते नजीबुद्दौला को दिल्ली से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन ये काम मुगल नहीं करते। ये काम करने का श्रेय जाता है मराठा चीफ रघुनाथ राव को, who also captured पंजाब, और पंजाब जो क्षेत्र है ईरानी सत्ता के अधीन उसको भी ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि मुगल एम्पायर का तो डिक्लाइन हो रहा है या हो चुका है। मुगल आर डिक्लाइनिंग, बस नाम मात्र के रह गए हैं। अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह जैसे लोग उन्हें आकर जब भी लूट जाते हैं, लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र के रीजन से उठ खड़ी होती है एक नई ताकत जिसका नाम है मराठा। मराठा मुगलों के बाद सबसे बड़ी सत्ता बनकर उभरती है भारत में, और इनकी जो पावर है, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो समझ में आती है जब वो नजीबुद्दौला, जो कि अहमद शाह अब्दाली का रखा गया एजेंट था मुगल दरबार में, उसे दिल्ली से बाहर धकेल देते हैं। और इस सब को करने में जिन मराठा लीडर का नाम सामने आता है वो है रघुनाथ राव। ही वॉज द मराठा चीफ। ये न सिर्फ नजीबुद्दौला को दिल्ली से बाहर कर देते हैं बल्कि जो पंजाब का रीजन ईरानियों के अंडर था उस रीजन से भी उन्हें बेदखल करके अपने कब्जे में उसे ले लेते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि ठीक अगले साल इन 1759 अहमद शाह अब्दाली रिटर्न्ड टू इंडिया टू टेक रिवेंज ऑन द मराठास।
इसका बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली आता है और 1761 में अब्दाली डिफीटेड द मराठास इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और अहमद शाह अब्दाली हरा जाता है मराठाओं को, यानी कि न सिर्फ मुगल बल्कि मराठा भी दोनों हार का सामना करते हैं। किससे? अहमद शाह अब्दाली से। मगर दोनों बातों में फर्क है। मुगल जहां एक तरह एक कमजोर शक्ति थे जिन्हें बड़ी आसानी से अहमद शाह अब्दाली या उससे पहले नादिर शाह अपने अधीन रख लेता था और लूट मार मचाकर चला जाता था, उसके कंपैरिजन में जो मराठास थे उन्होंने अच्छी टक्कर दी थी अब्दाली की फोर्सेस को, और इसके लिए एक बड़ा बैटल लड़ा गया जो कि हिस्ट्री में काफी जाना माना बैटल है, दैट इज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत सामने आया है जिसमें मराठा हारे, लेकिन वीरता से लड़ते हुए हारे हैं। इतनी आसानी से उन्होंने अपनी हार नहीं मानी है जिस तरह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर गया था, बट एनी हाउ वो हार गए हैं अब्दाली से। द लास्ट अब्दालीज इन्वेजन कम इन 1767। 1767 के बाद से फिर अब्दाली की मृत्यु हो जाती है या फिर वो बुढ़ापे का शिकार होगा, फिर नेचुरली अपनी डेथ की तरफ जाते हैं। तो उसके बाद से कोई इन्वेजन होता नहीं है उस तरह से जिस तरह से नादिर शाह और अब्दाली के टाइम पे होता रहा था। उसकी एक वजह यह भी होगी कि तब तक ब्रिटिशर्स यहाँ अच्छी खासी पावर गेन कर चुके होंगे और मराठा भी दोबारा से उठकर खड़े हो चुके होंगे। तो एक नया टसल इंडिया के अंदर चलेगा जिसमें किसी बाहरी ताकत के आने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो बाहरी ताकतों को खदेड़ने के लिए पंजाब के रीजन में रणजीत सिंह जैसे योद्धा आएंगे और मराठा भी अपनी शक्ति को फैलाएंगे। इसके अलावा कुछ अफगान रूलर भी ईरानी आक्रमणों को रोकते हैं और फिर वो भारत की तरफ रुख करते हैं। ये सब चीज़ें आने वाले समय में हम देखेंगे और एक तरह से फिर ब्रिटिशर्स भी भारत में एक शक्ति बनकर उभरेंगे। तो इतनी सारी ताकतों के बीच फिर शुरू होगा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का जिक्र किया था तो हम बाकी जो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, इनका भी जिक्र कर लेंगे यहाँ पर ही। तो along with the third battle of Panipat, we should also remember the first battle of Panipat, which was happened in 1526, and it is between Babur and Ibrahim Lodi. Babur was the founder of Mughal Empire, and Ibrahim Lodi was the last ruler of Lodi dynasty. लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड की आखिरी डायनेस्टी थी जिसके बाद स्थापित होती है मुगल डायनेस्टी या मुगल एम्पायर। तो वो स्थापित होने का जो श्रेय जाता है वो जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को। ओके, द रिजल्ट ऑफ द बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर बाय एंडिंग द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत। द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो होता है 1556 में, इट वाज हैपेंड बिटवीन अकबर एंड हेमू। हेमू वाज द हिंदू किंग ऑफ इंडिया और अकबर जो कि हुमायूं के यानी कि बाबर के पोते थे। इट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ मुगल रूल, और इसने फिर इस चीज को पुख्ता कर दिया कि अब मुगल रूल बना रहेगा। क्यों? क्योंकि अकबर इस युद्ध में जीतते हैं। देयर आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1761 में, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, बिटवीन मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली, जिसमें मराठा शक्ति का डिक्लाइन होता है एक तरह से अहमद शाह अब्दाली के हाथों और उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। सो आई होप इतनी बात क्लियर होगी। क्या क्या हो चुका है अभी तक। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट को पढ़ने के क्रम में हमने जाना है कि सबसे पहले रीजन क्या था ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट होने का इंडिया में। तो भारत में कोई एक ऐसी ताकत नहीं बची थी, लाइक मुगल्स दे आर डिक्लाइनिंग, कंटिन्यूस अटैक हो रहा था बाहर से, एक्सटर्नल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था। उसमें नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जैसे रूलर्स थे। उसके बाद एक शक्ति उभरती है महाराष्ट्र के रीजन से, मराठा, जो कुछ समय तक चैलेंज तो करते हैं लेकिन तब वो भी हारते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। और पानीपत के बैटल्स की हमने हिस्ट्री इसमें देख ली थी जो मिडिवल इंडिया से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर हमने उसको एज अ इंफॉर्मेशन गेन कर लिया। तो इतनी बातें होने के बाद और क्या कारण थे भारत में ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट होने के, तो वो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द मेजर कारण है कि आसानी से ब्रिटिश भारत में अपना रूल स्थापित कर पाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड का मतलब है कि जो भारतीय राजा हैं उनकी आपस में ही बहुत सारी लड़ाइयां चल रही थी फॉर द रूलरशिप ऑफ द रीजन्स।
रीजनल एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो बहुत सारे छोटे छोटे राजा निकल कर आ रहे थे आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद बहुत सारे छोटे छोटे राजा सामने आ रहे थे अपनी अपनी इंटरेस्ट को लेते हुए, और उन इंटरेस्ट को पूरा करने के क्रम में वो आपस में लड़ते थे, और इस तरह से ब्रिटिशर्स को मौका मिलता था कि वो इन दोनों पक्षों की लड़ाई के बीच जहाँ कहीं भी हो, एक पक्ष का सपोर्ट करके उसे अपनी पूरी तरह से कठपुतली बना दे। देखते हैं यहाँ पर क्या हमारे सामने पॉइंट्स है। राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस में मैनी रीजनल सूबेदार्स एंड नवाब्स, जो कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद इंडिपेंडेंट रूलर बनना चाहते थे, who appointed by Mughal started taking advantage of the situation and making stronghold in their territory। तो मुगल एम्पायर अब उतना शक्तिशाली रहा नहीं, तो जो भी उन्हें एरियाज मिले थे सूबेदार और नवाब्स को, उन्होंने वहां अपना इंडिपेंडेंट रूल स्थापित करना शुरू कर दिया। सम ऑफ सच रीजन्स आर हैदराबाद, मैसूर, केरला, बीजापुर, अवध, बंगाल, राजपुताना, मालवा, पंजाब, रोहिलखंड एंड फर्रुखाबाद। ये कुछ रीजंस हैं जहां लोकल नवाब्स और सूबेदार अपना इंडिपेंडेंट रूल स्थापित करना शुरू कर चुके हैं। कम्युनिटीज क्लेमिंग देयर डोमिनेंस आर फॉलोइंग, और कुछ अलग अलग जगहों की कम्युनिटीज थी जिन्हें मुगल एम्पायर से काफ़ी सारा एनिमोसिटी थी, बहुत सारी शत्रुता थी। उन्होंने अपनी अब डोमिनेंस को असर्ट करना शुरू कर दिया था इन रीजन्स में। इनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से सिख कम्युनिटी सामने आई थी, जो पंजाब में अंडर द लीडरशिप ऑफ गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर एंड लेटर ऑन विथ महाराजा रणजीत सिंह, ये चैलेंज प्रस्तुत करते हैं इंडिया में एक नई सत्ता बनने के लिए। एंड मराठा, जो कि आज के महाराष्ट्र रीजन और गुजरात और मालवा रीजन के हैं, इनमें भी बहुत सारे लोकल एस्पिरेशन आ गई थी। पेशवा बालाजी बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, रघुनाथ राव एंड बाजीराव सेकंड, ये आपस में अपने अपने वर्चस्व के लिए समय समय पर लड़ते रहे मराठाओं के बीच। तो इनके बीच में फिर ब्रिटिशर्स को मौका मिला डिवाइड एंड रूल करने का। और राजपूत्स में भी इसी तरह की हमने टेंडेंसी देखी। अंडर द लीडरशिप ऑफ अजीत सिंह, जय सिंह एंड दुर्गादास राठौड़, दे चैलेंज द मुगल सुप्रीमेसी और द मराठा सुप्रीमेसी इन द रीजन इंडिया। और बाद में ये आपस में इनके बीच में किसी एक रूलर के उभर करना आने की वजह से ब्रिटिशर्स ने आसानी से इनके बीच फूट डाली और खुद की एस्पिरेशन को पूरा करना शुरू किया। सेम गोज विद द जाट कम्युनिटी विच कवर द एरिया ऑफ दिल्ली, मथुरा एंड आगरा, और उनके लीडर्स थे गोकुल, चूड़ामन, बदन सिंह एंड सूरजमल। तो इतनी तरह की लोकल एस्पिरेशंस इंडिया में जगह जगह पर छोटी छोटी जगहों पर उभरने लगी थी। जब लोकल एस्पिरेशंस उभरती थी तो उनके आपस में चैलेंजेस होते थे, आपस में उनकी लड़ाइयाँ होती थी, और इन लड़ाइयों का फ़ायदा उठा के ब्रिटिश आसानी से कॉन्क्वेस्ट कर लेते थे उस एरिया का, और धीरे धीरे भारत के कई इलाकों को वो खुद में शामिल करते गए। एक बड़ा रीजन भारत में ब्रिटिशर्स की सत्ता स्थापित होने का है कि हमारे राजाओं के बीच आपस में एकता नहीं थी। उन्हें ब्रिटिशर्स एक फॉरेन पावर की तरह नहीं दिख रहे थे, बल्कि उन्हें ब्रिटिशर्स एज अ फैसिलिटेटर टू देयर रूल दिखते थे। पहले उन्होंने ब्रिटिशर्स का फायदा उठा के कई जगहों पर राज भी किया, अपने कॉम्पिटिटर्स को हराया, बट लेटर ऑन उन्हें जब तक ये रियलाइज होता कि ब्रिटिशर्स ही यहाँ पर असल में राज करना चाहते हैं और उन्हें सिर्फ कठपुतली बनाकर रखना चाहते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये गलती हमारी इतिहास में हमारे रूलर्स ने की थी। एंड जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें ये बात साफ साफ पता होनी चाहिए कि किसी भी देश में अगर आपसी झगड़े ज़्यादा हों, आपस में किसी भी आधार पर कम्युनिटीज़ के बीच में वैमनस्य ज़्यादा हो, तो आसान हो जाता है किसी दूसरे देश का उस देश में प्रभाव स्थापित करना। अगर हम भारतीय आपस में ही एक दूसरे से धर्म, जाति या किसी और आधारों पर लड़ते रहेंगे, तो ये मौका है बाहरी ताकतों का आसानी से भारत पे किसी भी तरह से वर्चस्व स्थापित कर लेने का। आज की डेट में कोई भी देश डायरेक्ट रूल तो नहीं करेगा, लेकिन अपनी सारी जो एस्पिरेशंस हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, या जितनी भी तरीके से भारत को घेरा जा सकता है, वो जो न्यू इंपीरियलिज्म सामने आ रहा है, उन सबको लागू कर सकता है। तो वी शुड लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री। तो ठीक, अभी तक हमने रीजंस देखे, मुगल का डिक्लाइन हुआ, एक्सटर्नल चैलेंजेस हुए, आक्रमण हुए, और उसके बाद पानीपत के युद्ध के कुछ बैकग्राउंड देखे थे, एंड देन रीजनल एस्पिरेशन कैसे बढ़ चढ़कर हमारे सामने आई, और इसने कैसे ब्रिटिशर्स के सामने एक अच्छा खुला मैदान प्रस्तुत कर दिया था जिसमें वो खेल रहे थे अपना पॉलिटिकल गेम, वो हमने देखा। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स भारत पर कब्जा कर लेते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि इज द ब्रिटिश रूल इन इंडिया
इज इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल? तो क्या ब्रिटिशर्स पहले से ये सब प्लानिंग करके भारत पे आए थे? क्या उनका उद्देश्य था भारत में इस तरह से पॉलिटिकल सत्ता को गेन करना, या फिर समय के साथ ब्रिटिशर्स यहाँ पर अपने ट्रेड को ज़्यादा बढ़ाने के क्रम में कुछ चीज़ें करते गए और धीरे धीरे उन्होंने भारत को एक्वायर कर लिया है, भारत का वो कॉन्क्वेस्ट उनका शुरू हो गया? ओके, सो देखते हैं इस बारे में कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया इज एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल। द कमेंट बाय कैवल्य शिंदे। देखिए बेटा, 2 लोग पढ़े कि 10 लोग पढ़े, पढ़ाई ज़रूरी होती है, इससे किसी की इज्जत खराब नहीं होती। तो डोंट गो ऑन दोज एरियाज, सिर्फ आप ध्यान दीजिए कि क्या पढ़ा जा रहा है। अगर एक व्यक्ति भी पढ़ रहा है तो हमारा पूरा फोकस उस व्यक्ति पे रहेगा। और डोंट वरी, जो लोग अभी नहीं पढ़ पाएंगे उनके लिए वीडियो अवेलेबल है, दे आर गोइंग टू वॉच इट लेटर। ओके, तो ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया इज एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल, हम इस बात पर ध्यान दे रहे थे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय हिस्टोरियंस। तो ये जो थियोरी है, ये जो सेंटेंस है, ये निकल कर आता है हिस्टोरियंस के बीच। कुछ हिस्टोरियंस एक तरह की थ्योरी देते हैं और कुछ हिस्टोरियंस फिर दूसरे तरह की थ्योरी देते हैं। इसको जानना जरूरी है फॉर एनडीए सीडीएस एग्जाम, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दीज एरियाज। So one group said that the British East India Company was a trading company without any political intentions. एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस है जो ये दावा करता है कि वो ट्रेड करने यहाँ आए थे और उनका कोई पॉलिटिकल इंटेंशन नहीं था इंडिया में अपने को एस्टेब्लिश करने का। देयर मेन पर्पस इज टू ट्रेड, सिर्फ उन्हें ट्रेड करना था, अपना प्रॉफिट गेन करना था। बट द कंडीशंस इन इंडिया फोर्स्ड देम, यानी कि मजबूरन उन्होंने ये जो किए हैं काम, फोर्स देम फॉर द पॉलिटिकल स्ट्रगल। इस थियोरी को प्रोजेक्ट करने वाले हिस्टोरियन दावा करते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल बिना किसी पॉलिटिकल इंटेंशन के हुआ था। दे जस्ट वांट टू ट्रेड इन इंडिया एंड आफ्टर दैट इंडिया में जो कंडीशंस थी उसमें वो अपने ट्रेड को बनाए रखने के लिए कुछ पॉलिटिकल स्ट्रगल में इन्वॉल्व हुए एंड टू प्रोटेक्ट देयर ओन राइट्स एंड फ्रीडम टू डू बिजनेस they got involved in the battles and other struggles। तो वो धीरे धीरे अपने राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, जो ट्रेडिंग राइट्स हैं उसके लिए वो बैटल्स या स्ट्रगल्स में इन्वॉल्व हुए और इसका परिणाम आसानी से भारत पर कब्जा करने से हो गया। ये बात ज़्यादातर यूरोपियन हिस्टोरियंस कहते हैं, जो ये साबित करना चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स की मंशा नहीं थी भारत पर कब्जा करने की, लेकिन भारत में स्थितियाँ ही ऐसी थी कि उन्हें भारत पर अधिकार करना पड़ा। ओके, आई एम आयुष। हेलो आयुष, वेलकम। ओके, अब हम देखते हैं कि जो दूसरे तरह के हिस्टोरियंस हैं, यानी कि जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं हमारे देश के, वो क्या दावा करते हैं। द अदर ग्रुप सेड दैट द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया वाज वेल प्लान्ड, वेल थॉट एंड ऑर्गेनाइज्ड। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ colonization. After much deliberations, the British East India Company was formed, and with their diplomatic tactics they slowly got more and more rights in India. With their aggressive policies conquered Indian state। तो ये बिल्कुल उलट बात करती है पहले वाले हिस्टोरियन से। ये कहते हैं कि भारत में ब्रिटिशर्स का आना और भारत पर कब्जा करना एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इट वॉज वेरी वेल प्लान्ड एंड थॉट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश सबसे पहले इंडिया में आके अपनी डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स के थ्रू कुछ ट्रेड में राइट्स या कुछ छूट प्राप्त कर लेते थे और धीरे धीरे उनको बढ़ाकर अपनी एग्रेसिव पॉलिसी, जहाँ कहीं मौका मिले उसका फ़ायदा उठाकर इस देश पर कब्जा कर लिया उन्होंने। तो ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अब इन 2 पॉइंट ऑफ व्यू के बीच से निकल कर आता है हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि ये है, ना पहले वाले ग्रुप की पूरी बात सही है ना दूसरे वाले ग्रुप की पूरी बात सही है। दरअसल असल बात यह है कि इफ़ यू एनालाइज विदाउट एनी प्रेजुडिस, यानी कि बिना किसी पूर्वाग्रह के, ये ना मान करके ब्रिटिशर्स तो ऐसे ही थे या इंडियंस तो हमेशा वैसे ही थे, इन सब बातों को ध्यान न देकर उन दोनों ही हिस्टोरियन के जो ग्रुप हैं उनके एंगल में जो बायस है उससे अलग हटकर अगर हम न्यूट्रली इस सिचुएशन को एनालाइज करें, then we can see that both the opinions are exaggerations of a kind। तो ये अपने आप में थोड़ा बहुत एग्जैजरेशन करते हैं। एक पक्ष ब्रिटिशर्स को बहुत ही भला बताता है और एक पक्ष ब्रिटिशर्स को बहुत ही बुरा बताता है। दोनों ही थोड़ी बहुत
एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं, दे यहाँ पर दे लिखा है, दे बोथ लैक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, इसमें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की कमी दिखती है। इट कैन बी सेड दैट द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज इनिशियली इंसिडेंटल, तो शुरुआत में ब्रिटिशर्स तो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से ही आए थे, बट आफ्टर सम टाइम द political aspirations of Britishers arisen and then to acquire India they forged their policies and act according to them। तो सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स हो या कोई भी यूरोपियन पावर हो, भारत में सिर्फ ट्रेड करने के उद्देश्य से, कुछ प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन जब वो भारत में आए उन्हें प्रॉफिट होने लगा और यहाँ की कंडीशंस उन्होंने देखी, उन्हें मौका मिला कि वो पॉलिटिकली भी अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका ग्रीड है, जो लालच है, उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो तब उन्होंने फिर जो कि इंसिडेंटल था उसे सोची समझी रणनीति के तहत करना शुरू कर दिया। सो इट वाज नॉट एक्सीडेंटल बट इंसिडेंटल, यानी कि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज को बदलना शुरू किया और अब भारत पर सोच समझकर कब्जा करने की कोशिश की, बट इनिशियली वो सिर्फ ट्रेड पर्पज के लिए आए थे। सम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ दैट टाइम आर द एविडेंस टू प्रूव दिस पॉइंट। अब हम अगर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो हमें प्रूफ भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं। देखिए, सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी ऑफ लॉर्ड वेलेजली हो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी ऑफ डलहौजी हो, या पॉलिसी ऑफ अटैक ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स हो, ये सारी पॉलिसीज एक तरफ इशारा करते हैं कि इट इज़ अ प्लान्ड कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया which was initially incidental। सब्सिडरी अलायंस के बारे में हम विस्तार से आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रोवाइड करते थे इंडियन रूलर्स को एक ब्रिटिश आर्मी उनकी सेफ्टी के लिए, लेकिन वो आर्मी उन रूलर्स को ही एक हिसाब से पावरलेस कर देती थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट भी एक डलहौजी की नीति है जिसमें किसी भी राजा के कोई बायोलॉजिकल सन न होने की वजह से उस स्टेट को एक्वायर कर लेता था ब्रिटिश एम्पायर, और इसी तरह लॉर्ड हेस्टिंग ने कई सारे रीजन्स पे अटैक करके उन्हें अपने अंडर लिया। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि यहाँ ये ट्रेड नहीं हो रहा है, यहाँ पॉलिटिकल सुप्रीमेसी गेन की जा रही है। ओके, ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 17th century विद द इंटेंशंस टू गेन प्रॉफिट थ्रू ट्रेड। अब हम इस बात को कंक्लूड करेंगे। टू एस्टेब्लिश देयर मोनोपोली दे फेस द अपोजिशन फ्रॉम इंडियन स्टेट्स and other European powers, but the weakness of Indian states and their internal conflicts helped British East India Company to dominate them। भारत में प्रॉफिट कमाने के लिए आए थे ब्रिटिशर्स, उन्हें भारतीय राज्यों का और कुछ यूरोपियन पावर्स का सामना करना पड़ा। अपने प्रॉफिट कमाने के क्रम में उन्होंने एक हद तक रोका ब्रिटिशर्स को, लेकिन एक तरफ जहां यूरोपियन पावर्स से सुप्रीम होने के कारण ब्रिटिशर्स प्रिवेल करते हैं, वहीं इंडियन स्टेट्स के बीच के अपने झगड़े और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मौके प्रदान करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डोमिनेट करने के लिए। हाउ ब्रिटिश साइडलाइन देयर अदर यूरोपियन राइवल हैज बीन डिस्कस प्रीवियसली, हमने पुरानी क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ तक की कहानी आई होप ये क्लियर होगी कि हाउ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इंडिया, इट इज नॉट एक्सीडेंटल बट इंसिडेंटल एंड लेटर ऑन इट बिकेम वेल थॉट आउट एंड प्लान्ड। तो ये इन दोनों पक्षों के बीच की बात कहने वाली है। एक पक्ष सिर्फ कहता है कि ये तो मजबूरी में हुआ, दूसरा पक्ष कहता है बहुत सोच समझ कर हुआ। तो हम कहते हैं कि शुरू में ये सोचा समझा नहीं था, जो भी ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट था उसको सोच समझ कर नहीं किया गया था, लेकिन समय के साथ जब स्थितियां बदली तो फिर इट बिकेम अ वेल प्लान्ड कॉन्क्वेस्ट। ओके, सो आई होप आज की क्लास में आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। उसके बाद हम एक्विजिशन ऑफ बंगाल से नेक्स्ट क्लास को शुरू करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग टू द आवर क्लासरूम प्रोग्राम्स या फिर डिफेंस रिलेटेड कोई भी चीज़ें हों, अगर आपके उनसे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। गुड बाय।